अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या आप जानते हैं कि बेहतरीन तैयारी होने के बावजूद बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स के नंबर क्यों कट जाते हैं? क्योंकि उन्हें पेपर अटैम्प्ट करने का सही तरीका नहीं आता। आज मैं आप लोगों को चंद वो पॉइंट्स बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप अपने इम्तिहान में 100 नंबर का यकीनी इजाफा कर सकते हैं। पेपर की रात 4 से 5 घंटे की नींद लेना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे कुछ काम रह गया है, टेंशन हो रही है, फिर भी आपने रात 12 बजे सो जाना है आयतुल कुर्सी पढ़ के। और बेशक फिर आप सुबह 4 या 5 बजे उठ जाएं और अपनी तैयारी रीस्टार्ट कर लें, लेकिन 4 से 5 घंटे की नींद मस्ट है, वरना पेपर के दौरान आप सुस्ती का शिकार हो। सेंटर में दाखिल होने से पहले तक पढ़ते रहना ज़रूरी नहीं है। सेंटर में दाखिल होने से कम 15-20 मिनट 25 मिनट पहले आपने स्टडी बिल्कुल छोड़ देनी है और अपने फ्रेंड्स से जनरल गपशप करनी है, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर सेंटर में पहुंचने के बाद आपने दुरूद दुआ अनाम शरीफ वगैरह पढ़ लेने हैं, ताकि आपको रूहानी सुकून हासिल हो और आप पेपर देने के लिए तैयार और कॉन्फिडेंट हो जाए। सर जी, ऑब्जेक्टिव तो सारे आते थे, लेकिन टाइम ही नहीं बचा। तो क्या आप लोग भी यही अपने टीचर से जाके कहते हैं? तो आपने ना एमसीक्यू के अंदर ये मिस्टेक नहीं करनी कि पहले एक दफ़ा अलग से आप उन्हें रीड करें और अगली दफ़ा जो है ना आप उन्हें अटैम्प्ट करें। नहीं, आपने 3 राउंड्स में ना इनको हल करना है। पहले आप एमसीक्यू पढ़ते जाएँ, जिनके आपको जवाब श्योर है उनका आप टिक लगाते जाएँ। उसके बाद दूसरे राउंड में उन एमसीक्यूज़ को पढ़ें जिनकी रीडिंग 1-2 दफ़ा करने पर आपको एमसीक्यू की समझ आ जाएगी और आप उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मार्क कर लेंगे। थर्ड राउंड में आपने वो एमसीक्यू ट्राई करने हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है या जिन पर ज़्यादा टाइम बताने की ज़रूरत है, या जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो आपने उनका कोई ना कोई अंदाज़े से तुक्का लगा देना है। पहले राउंड में हम एमसीक्यूज़ भरते जा रहे हैं, एमसीक्यू में थोड़ा पढ़ा हूँ, इसका ऑप्शन आता है ठीक है, अभी ठीक कर दिया। दूसरा एमसीक्यू पढ़ा हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन कोई नहीं समझ आ रहा है, इसको स्किप कर दें। तीसरा एमसीक्यू पढ़ा जी, इसका ऑप्शन पहली दफ़ा में आता है, ठीक है जी, जो आता है वो टिक कर दें। चौथा पढ़ा जिसकी समझ नहीं आनी, छोड़ देंगे। अब दूसरी अटैम्प्ट करें, इसमें जी थोड़ा सा इसको 2 दफ़ा पढ़ने से नहीं समझ आ गया, आप इसका दूसरा ऑप्शन निशान लगा लें। फिर इसको पढ़ा, इसकी कोई समझ नहीं आ रही, तो इसको आप बिल्कुल एंड पर करेंगे। सोच समझ कर सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे, तुक्का लगाना है, तुक्का लगाएंगे। तो इस तरह 3 स्टेप्स के अंदर आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, जो सिर्फ वक्त के ज़्यादा का बायस बनता है और आपका पेज भी जो है ना काफ़ी उससे ज़ाय होता है। तो आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है और आंसर लिखना शुरू कर देना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का नंबर उस हिसाब से लिखेंगे जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। मसलन अगर वो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन कर पहले नंबर कर रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। तो आपने क्वेश्चन का नंबर हमेशा क्वेश्चन पेपर के मुताबिक लिखना होता है, चाहे आप उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप उसको बाद में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखेंगे, उसको क्वेश्चन 1 नहीं लिखेंगे। फिर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेट होता है उसमें 10 से 12 पार्ट होते हैं, तो वो आपने 7-8 करने होते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पहले पार्ट के साथ जस्ट क्वेश्चन का नंबर लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। फिर आगे जी चौथा पार्ट करना है तो जस्ट पार्ट 4 लिख देते हैं, आगे 9वां पार्ट करना है तो जस्ट पार्ट 9 कर लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि एग्जामिनर को समझ नहीं आती कि ये कौन से क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हर पार्ट के साथ क्वेश्चन का नंबर भी लिखते जाए। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 12 है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हर पार्ट के साथ क्वेश्चन का नंबर भी लाजमी लिखें, ताकि मार्किंग करने वाले को वाज़े पता चले कि ये किस क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व किया जा रहा है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट में आप भी कर रहे हैं, तो आप पहले हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट होगा आपके पास 3। तो आपने जो है ना इधर ही हेडिंग देनी है और जवाब लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा सवाल लिखना शुरू नहीं हो जाना चाहिए, पूरा का कानून बयान करें, उसका फार्मूला लिखना होगा, ऐसे बस डायरेक्ट आपने हेडिंग बनानी है और उसका जो भी आंसर है वो आपने लिखना शुरू कर देना है, सवाल आपने नहीं लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 करने लगे, तो आप क्या करते हैं, इधर जस्ट पार्ट 7 लिख देते हैं, क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखते। तो ये तरीका ठीक है नहीं, आप क्या करेंगे, आपको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, ऐसे मार्क करने वाले का सामने। इसी तरह अगर आप आगे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 करने लगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं और सामने पार्ट भी लिखते हैं। तो ये बेस्ट वे है शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग करने का। क्वेश्चन में भी नंबरिंग करने का यही तरीका अपना है। मसलन आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 लिख दिया आपने। अब ये चलता जाएगा 4-5 पेजेस पर, 2 पेजेस पर, तो उसके बाद आप इसका पार्ट भी करना है, तो आप खाली पार्ट भी लिख देंगे। नहीं, ये तरीका ठीक है, खाली पार्ट भी ना लिख आप पूरा वहाँ पर लिखें क्वेश्चन नंबर 7 फिर जाएगा पार्ट बी। तो कोशिश करेंगे जहाँ पर भी आप इसी क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व करनी है उधर क्वेश्चन का पूरा सर जी इसमें कहा गया है कि कूलम ला बयान करें, तो कूलम ला तो लाम क्वेश्चन है, हम 2 नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखें? तो अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं। तो क्या आपके जहन में भी ये सवाल आता है? तो हमने क्वेश्चन का जो आंसर देना है और क्वेश्चन का आंसर राइट करने में जो टाइम लगाना है वो हमारा मार्क्स के हिसाब से हो। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और आप पूरा लॉन्ग उसके आंसर में लिख दें और आप 20 मिनट उसके ऊपर ज़ाय कर दें, तो ये ठीक तरीका नहीं है। आपने क्वेश्चन के आंसर पर तवज्जो रखते हुए क्वेश्चन के मार्क्स पर तवज्जो रखते हुए उसका आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इस पर 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे और 4-5 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। शायद वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आपने उसमें से चंद एक मेन पॉइंट निकाल कर 1-2 मेन तारीफ निकाल के वो राइट कर देनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक असूल बना लें कि शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो आपको अगर सवाल में ये कहा गया है जस्ट डिफाइन कूलम लॉ, तो आपने जस्ट कूलम लॉ की डेफिनेशन नहीं देनी, आप साथ में उसका फार्मूला भी लिख दें। तो मार्क करने वाला इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि वो 1 नंबर आपको डेफिनेशन का दे और 1 नंबर फार्मूले का दे। और अगर फार्मूला नहीं है तो आप कोई एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हैं, जैसे डिफाइन वेक्टर है तो आप जस्ट वेक्टर की डेफिनेशन पर इत्तफाक ना करें, एक तो एग्जाम्पल भी साथ में ऐड कर दें। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में
एग्जामिनर को 2 पॉइंट्स नज़र आने चाहिए ताकि वो 2 मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा कर देना है, रखना उसको लिमिट के अंदर ही। सर बच्चे जब डायग्राम फिगर बनाते हैं तो वो बहुत छोटी बना देते हैं और पेज के ना दाएं बाएं हिस्से में बनाते हैं और साथ में लिखे भी जा रहे होते हैं, तो ये ठीक तरीका नहीं है। डायग्राम मुनासिब साइज़ की होनी चाहिए और उसको आप पेज के सेंटर में बनाएं दाएं बाएं के हिसाब से, और उसको अच्छी तरह से लेबल करें और उधर डायग्राम से हट के वहाँ पर कोई चीज़ ना लिखें। फिगर बनानी पड़ गई है तो ऐसे ना बीच में बिल्कुल सेंटर में जो है ना आपने पेज के बनानी है, ऐसे बिल्कुल दरमियान में। बस रिफ्लेक्शन की आप जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बना रहे हैं, ऐसे आपने बिल्कुल सेंटर बनानी है। इधर नहीं बनानी, इधर नहीं बनानी और छोटी सी करके नहीं बनानी, मुनासिब साइज़ की बनानी है। इधर से लाइट आ रही है, वैसे भी बैंड हो गई है, फिर इधर निकल रही है, तो बस आपने ना इधर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये फलाना, ये चीज़ें लिखनी है और कुछ जो है ना शुरू नहीं हो जाना। बच्चे क्या करते हैं, इधर यहाँ पर फिगर बना दी और इधर जो है राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। फिगर बिल्कुल सेंटर में बनानी है, मुनासिब साइज़ की हो और फिगर से मुतल्लिक़ चीज़ें फिगर के साथ लिखें, उसके दाएं पे और कोई चीज़ ना लिखें। इधर नहीं बनानी फिगर, इधर नहीं बनानी, सेंटर में बनानी है और मुनासिब साइज़ की बनानी है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आता है लेकिन लिखते लिखते दरमियान में जाकर भूल गए हैं, तो आप उसको याद करने ना बैठ जाएं, ऐसे में टाइम बहुत वेस्ट होगा। उसको उधर ही छोड़ दें और मुनासिब सी जगह आगे जो है ना वो उसके लिए रख लें और अगले क्वेश्चन पर शुरू हो जाएं। ये भी ना करें कि वहाँ पर उस क्वेश्चन को छोड़ा और उस क्वेश्चन पर जो हिस्सा बच गया उसके लिए स्पेस ही बाकी ना रखें, अगला क्वेश्चन शुरू कर लें, फिर बाद में उसका जो हिस्सा याद आए उसको आगे जाके लिखते हैं, तो इस तरह भी मार्किंग करने वाले को कोफ्त होगी। तो आप थोड़ी सी मुनासिब स्पेस बाकी बच जाने वाले आंसर के लिए छोड़ दें और अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। जैसे ही उस हिस्से उस क्वेश्चन का वो हिस्सा आंसर याद आ जाए जो भूल गया था, तो फ़ौरन उसको मतलूबा जगह पर लिख दें। जब आप तमाम कंपल्सरी क्वेश्चन कर चुके हो, मसलन आपने जो है ना 22 स्टार्ट करने थे वो आपने मुकम्मल कर लिए हैं, और इससे में से इसी तरह आपने 3 लाख करने तो आपने 3 लाख मुकम्मल कर लिए हैं। अब अगले इजाफी सवाल करने से पहले ना आप इन्हीं को रिव्यू कर लें, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लें, इनकी जो आपने फिगर्स बनाई हैं उनको चेक कर लें, बाकी सारा मटीरियल इनका अच्छे से चेक करें। अच्छे से चेक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ें। बेहतर तो ये है कि एक्स्ट्रा सवाल करने से पहले एक्स्ट्रा सवाल या इजाफी सवाल की हेडिंग दे दें, ताकि मार्किंग करने वाले को पता चल जाए कि ये इजाफी सवाल है, तो ज़रूरत होगी तो वो मार्क कर देगा। मतलब पीछे कहीं आपके किसी सवाल में मिस्टेक हो गई, नंबर कम है, तो वो इजाफी में से मार्क करेगा। अगर पीछे आपके नंबर पूरे हैं तो फिर उसे इजाफी सवाल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप हर सेक्शन में से शॉर्ट के हर सेक्शन में से एक एक इजाफी शॉर्ट करें, अगर मजीद टाइम हो तो 2-2 कर लें, अगर मजीद भी टाइम है तो फिर एक लॉन्ग अटैम्प्ट कर लें। और जब आप ये इजाफी सवाल अटैम्प्ट कर चुके हैं तो कोशिश करें कि 5 मिनट पहले, टाइम एंड होने से 5 मिनट पहले जो है ना आप इनको कंप्लीट करें, ताकि ये इजाफी सवालात भी आप रिव्यू कर सकें। अगर आप इन तमाम हिदायत पर अच्छे से अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लेंगे, आपको इजाफी सवालात हल करने का मौका भी मिल जाएगा, आप अपने लिखे हुए जवाबात को रिव्यू भी कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके मार्क्स के अंदर ओवरऑल 100 मार्क्स का ज़रूर इजाफा होगा इंशाअल्लाह। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।